Hello everyone, welcome to UCA Academy. I am Kishore Pawar, your physics teacher and you are watching me at Unhales Career Academy, जहां पर फिजिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 10th आईसीएसई साउंड चैप्टर को। बच्चों ये जो टॉपिक है साउंड, ये 10th आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम 12 मार्क्स के लिए आता है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में साउंड चैप्टर के आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से क्वेश्चंस होते हैं। किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को अगर आप लेते हो तो इस वाइब्रेटिंग बॉडी की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। ऑफ कोर्स ये अगर साउंड वेव प्रोड्यूस करती है, वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो साउंड प्रोड्यूस करने वाली है, और उसको ग्राफ्स में अगर आप स्टडी करते हो तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है कि भाई इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी कितनी है, टाइम पीरियड कितना है, वेवलेंथ कितना है, वेव वेलोसिटी कितनी है। ये सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं साउंड वेव से रिलेटेड। तो ये क्वांटिटीज, इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसका आसान तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूं। आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आउट ऑफ मार्क्स एग्जाम में ले सकते हो। इस वीडियो को अंत तक देखो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी, और इन सभी क्वांटिटीज में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इको क्या है, इको का फॉर्मूला क्या है, और इन सभी टर्म से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलेज मैं आपको बता दूंगा जो कि आप आसानी से इन सभी क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हो। और एक्सरसाइज 7th ए जो है इसके सारे न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अ सिंपल एग्जांपल जो कि है सिंपल पेंडुलम का। बच्चों ये सिंपल पेंडुलम जो है इसे अगर मैं ऑसिलेट करवा दूं, इसे अगर डिस्टर्ब करूं तो डिस्टर्ब करने के बाद ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। किस तरह से? अगर आप इसमें इसे ए पोजीशन पे लेके आए, यहां से इसको छोड़ दिया तो ये आगे मूव होगा। सी पोजीशन पे जाने के बाद ये वापस उसकी पोजीशन पे आने वाला है। तो यहां पर ये कंटिन्यूअसली इस तरह से ऑसिलेट होगा। ये जो ऑसिलेशंस है इसमें एक ऑसिलेशन कहां से कहां तक होता है? वेरी गुड। जैसे आपने इस पेंडुलम को ए पोजीशन से छोड़ दिया, इट विल मूव फॉरवर्ड एट पोजीशन सी। सी से वापस ये आ जाएगा। तो एक ऑसिलेशन कहां से कहां तक होगा? ए से वापस ए पर आना, मतलब एक ऑसिलेशन। या फिर आपने अगर इसे सी इस पोजीशन से काउंट करना स्टार्ट किया तो ये सी सर ए पोजीशन पे आएगा और वापस सी पोजीशन पे आने वाला है। तो सी टू ए एंड अगेन सी, ये जो एक है इसे हम कहेंगे वन ऑसिलेशन। डन। इस एक ऑसिलेशन को हम ग्राफ में कैसे डिनोट करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको इंपॉर्टेंट है। तो इस ग्राफ में एक ऑसिलेशन कहां से कहां तक होता है? तो लेट्स सी, ए बी सी, इस तरह से। तो जब हम एक ऑसिलेशन की बात करें तो एक ऑसिलेशन कहां से कहां तक आपको ग्राफ में होता है? इस पोजीशन से स्टार्ट करना है, ए से ई तक। ए से सी तक ये हाफ ऑसिलेशन हुआ, सी से ई तक ये नेक्स्ट हाफ ऑसिलेशन हुआ। इसका मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहां से कहां तक होगा? ए ई तक, ये एक ऑसिलेशन। इस कंप्लीट साउंड वेव में कितने ऑसिलेशंस हैं? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? वेरी गुड। ए से लेकर ई तक एक ऑसिलेशन, ई से लेकर यहां पर अगर मैं यहां पे नाम दे दूं जी, तो ई से लेकर जी तक ये नेक्स्ट ऑसिलेशन। तो इस वेव में दो ऑसिलेशंस हैं। ऐसे कुछ वेव्स आपको दिए जाएंगे और एग्जाम में कहा जाएगा कि भाई नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं वो कैलकुलेट करिए। हमें नंबर ऑफ वेव्स कैलकुलेट करके आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहां पे आपको एक वेव बता दूं कुछ इस तरह से, क्या आप अभी कैलकुलेट कर सकते हैं इस वेव में कितने, इस साउंड वेव में कितने ऑसिलेशंस है ना? ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये वेव जो है इसे हम कुछ साइन वेव कहेंगे, साइन वेव। इस साइन वेव में कितने वेव्स, कितने ऑसिलेशंस है? वेरी गुड। तो आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे बच्चों? देखो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ए पोजीशन से, ए बी सी डी और ई। ए से लेकर बी तक ये हाफ ऑसिलेशन, बी से लेकर सी तक ये नेक्स्ट हाफ ऑसिलेशन। इन दोनों ऑसिलेशंस को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो एक ऑसिलेशन बन जाता है। तो ए से लेकर सी तक एक ऑसिलेशन हुआ, सी से लेकर ई तक ये दूसरा ऑसिलेशन हुआ। तो इस वेव में दो ऑसिलेशंस हैं। अगर मैं यहां पे और एक आधा ऑसिलेशन कुछ यहां पे दिखा दूं,
हाफ ऑसिलेशन, नेक्स्ट वन यहां पे, तो अभी कितना हो जाएगा, एफ तक, ए से लेकर सी तक एक ऑसिलेशन, सी से लेकर ई तक दूसरा ऑसिलेशन, और ई टू एफ ये आधा ऑसिलेशन है। तो यहां पर 2.5 ऑसिलेशंस आपको मिलेंगे। आई होप आपको ऑसिलेशन कैलकुलेट करना समझ में आ गया है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कहो या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कहो, ये आपको कैलकुलेट करते आने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिए, तो फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए ऑसिलेशन कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेव्स में कितने सारे ऑसिलेशंस है वो समझने की कोशिश करिए। तो यहां पर होता है ए से लेकर सी तक एक ऑसिलेशन, ए से लेकर बी तक हाफ ऑसिलेशन, तो ए टू बी हाफ ऑसिलेशन, बी टू सी हाफ ऑसिलेशन, दोनों को मिला दो तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ऑसिलेशन कंप्लीट समझ में आ चुका है। चलते नेक्स्ट पॉइंट पर। ऑसिलेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड इज व्हाट एग्जैक्टली, सभी लोगों को पता है ना। अगर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स अगर पता है तो आप जरूर कमेंट करते रहिए। सो व्हाट इज टाइम पीरियड एग्जैक्टली, देखो मैंने कहा ये ऑसिलेट हो रहा है। जब ये सिंपल पेंडुलम एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तो इसे कुछ ना कुछ समय लगने वाला है। इट विल टेक सम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उस टाइम को कहा जाएगा टाइम पीरियड। सो व्हाट आई सेड, टाइम पीरियड इज व्हाट एग्जैक्टली, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, है ना। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कहने वाले हैं। तो इसका एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं यहां पर, किस तरह से लिखेंगे देखो। सो व्हाट आई सेड नाउ, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, तो इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको लिखवा के देता हूं यहां पर। सो टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय टी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कहो या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कहो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। सो व्हाट इज दिस, टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। सो व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन गया टी इज इक्वल टू टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। आने वाले एग्जाम, आने वाले कुछ एक्सरसाइज में हम इसके क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। ये हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी। कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों फ्रीक्वेंसी को, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होती है। ये जो सिंपल पेंडुलम है ये कंटिन्यूअसली अभी ऑसिलेट हो रहा है, तो ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा 1 सेकेंड में। अगर मैं कहूं कि ये सिंपल पेंडुलम ने 10 ऑसिलेशंस 1 सेकेंड में कंप्लीट कर लिए, इसे कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं उस नंबर को कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी। जैसे कि इस सिंपल पेंडुलम ने अगर 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट किए 1 सेकेंड में, तो आप कहोगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 और इसका यूनिट है हर्ट्ज। तो 10 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी आप लिख दोगे। अगर ये सिंपल पेंडुलम 20 ऑसिलेशंस 1 सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है, तो आप कहोगे कि इस सिंपल पेंडुलम का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 20 हर्ट्ज। 30 ऑसिलेशंस पर सेकेंड 30 हर्ट्ज, 40 ऑसिलेशंस पर सेकेंड 40 हर्ट्ज, इस तरह से। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऑसिलेट होता है तो ये एक ऑसिलेशंस में, एक सेकेंड में ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। तो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे। तो 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट किए जाते हैं उस नंबर को कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, आप यहां पे लिखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज में। सो वी हैव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम टेकन, बराबर है। आप इन दोनों फॉर्मूलेज को अच्छे से स्टडी करिए। देखो बच्चों क्या लिखा है, देखो हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने लिखा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम टेकन। क्या इन दोनों फॉर्मूलेज में कुछ रिलेशन आपको दिखाई दे रहे हैं? यस ऑफ कोर्स। आपने कहा टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम टेकन, मतलब ये क्या है, दोनों एक दूसरे को
इनवर्स है, एक दूसरे को एग्जैक्टली अपोजिट है। हम यहां पर लिख देंगे फिर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू इनवर्सली, और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये एक दूसरे को अपोजिट है, एक दूसरे को इनवर्स रिलेशन में है। तो हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ऐसे भी आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आप 1/फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी के लिए 1/t कर दो, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। डन। क्या क्या डिस्कस किया बच्चों आपने? आपने अभी तक दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज को डिस्कस कर लिया। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इज टाइम पीरियड, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। रिकॉल करिए भला क्या है, कमेंट में लिखो। आप क्या लिख सकते हो? फ्रीक्वेंसी इज व्हाट एग्जैक्टली? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज व्हाट एग्जैक्टली? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूलेज क्या बन जाते हैं? टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो आपने लिखा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t और टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/f। मूविंग फॉरवर्ड दूसरी क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वी हैव हियर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब कहां से कहां तक। देखो ये जो सिंपल पेंडुलम ना, इसका जो बी पोजीशन है, इस बी पोजीशन को हम लिख देते हैं मीन पोजीशन। आई रिपीट, सिंपल पेंडुलम का ये जो बी है, इस बी पोजीशन को हम लिखते हैं मीन पोजीशन। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट हो रहा है, तो व्हाइल ऑसिलेटिंग बी पोजीशन से ये राइट साइड में कुछ दूर गया और बी पोजीशन से ये लेफ्ट साइड में कुछ दूर जाने वाला है। तो ये जितना डिस्टेंस जाएगा, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिंपल पेंडुलम बी से राइट साइड में और बी से लेफ्ट साइड में कुछ जाने वाला है, तो ये जितना डिस्प्लेस होता है उस डिस्प्लेसमेंट को, सपोज मैंने कहा कि ये 2 सेंटीमीटर इतना दूर चला गया बी पोजीशन से, मीन पोजीशन से कितना दूर है 2 सेंटीमीटर, राइट साइड में भी ये 2 सेंटीमीटर इतना ही जाएगा, लेफ्ट साइड में भी ये 2 सेंटीमीटर इतना ही होने वाला है। तो कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जब वाइब्रेट होती है, ऑसिलेट होती है, तो वो मीन पोजीशन से कितना दूर वाइब्रेट हुई, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, इस डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड इज डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितना हुआ। आपको भी एक ही साइड ले लेना है, जैसे कि मीन पोजीशन से राइट साइड और लेफ्ट साइड, इधर साइड। So what we can say, maximum displacement of a vibrating body from its mean position is called as amplitude. ग्राफ में कैसे दिखाओगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एम्पलीट्यूड कहां पर होती है? ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको कहां से कहां तक लेना है। देखो ये जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है, इस हाईएस्ट पीक पॉइंट को हम कहते हैं क्रेस्ट, और ये जो लोवेस्ट पीक पॉइंट है, इस पीक पॉइंट को हम कहेंगे ट्रफ। इसे कहा जाता है ट्रफ, TROUGH, ट्रफ, और इसे कहा जाता है क्रेस्ट। यह है मीन लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड एज मीन लाइन। मीन लाइन के ऊपर जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है उसे हमने कहा क्रेस्ट, मीन लाइन के नीचे जो लोवेस्ट पीक पॉइंट है उसे हमने कहा ट्रफ। मीन लाइन के ऊपर क्रेस्ट, मीन लाइन से नीचे पीक पॉइंट को हम कहेंगे ट्रफ। बच्चों यहां पर एम्पलीट्यूड जो होती है वो क्या है? देखो मीन लाइन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मीन लाइन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये हो सकता है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एनीथिंग। देखो एम्पलीट्यूड कहां पे दिखाया मैंने, ये वाला पार्ट, इसे इरेज कर देता हूं मैं भी। डन। ये वाला पार्ट कौन सा? मीन पोजीशन से हाईएस्ट कितना दूर पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है। सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। इसे हम लिखेंगे एम्पलीट्यूड, इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय ए, आप यहां पर इसे ए से डिनोट कर सकते हो, दिस इज एम्पलीट्यूड। गेट इट? सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देन ये एम्पलीट्यूड ग्राफ्स में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड आपको कैलकुलेट करने के लिए आती है एग्जाम में। ये 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, व्हाटएवर इट इज, कहां से कहां तक, मीन पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट तक। नेक्स्ट, देन
ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिया। ऑसिलेशन हमने डिस्कस किया, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड हमने डिस्कस कर लिया। ग्राफ में यहां पर एक पॉइंट मैंने लिखवा के दिया है जिसे कहा जाता है वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ, है ना? सो वेवलेंथ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेवलेंथ क्या है एग्जैक्टली बच्चों? देखो, वेवलेंथ इज व्हाट एग्जैक्टली दी distance in between two successive crest, or we can say two consecutive crest. The distance in between two consecutive crest is called as wavelength. एक क्रेस्ट के बाद इमीडिएट नेक्स्ट क्रेस्ट जो आने वाला है, इनमें जो डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहेंगे। वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है सिंबल लैम्बडा। एक सिंबल इसके लिए होगा लैम्बडा। जैसे कि एम्पलीट्यूड को आपने ए से डिनोट किया, वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं, इसी तरह से वेवलेंथ को हम डिनोट करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं लैम्बडा। वेवलेंथ is denoted by lambda, and what is wavelength exactly? This is the distance in between two consecutive crest. एक क्रेस्ट के बाद इमीडिएट नेक्स्ट क्रेस्ट जो आएगी ना, इसमें जो डिस्टेंस होता है इसे, क्या ये ट्रॉफ टू ट्रॉफ ये भी इक्वल होगा? क्या मैं इसे भी वेवलेंथ कह सकता हूं? यस। कौन सा? इस ट्रॉफ से लेकर इस ट्रॉफ तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को भी मैं वेवलेंथ लिख सकता हूं। दिस इज ऑल्सो वेवलेंथ, ये भी वेवलेंथ ही है। ओके, इसे भी वेवलेंथ कहा जाएगा। डन। सो इतने सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होते हैं इस साइन वेव के अंदर। और वाइब्रेटिंग बॉडी का ग्राफ अगर आप ले लेते हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को अगर आप साइन वेव को रिप्रेजेंट करते हो, तो साइन वेव में क्रेस्ट, ट्रॉफ, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं। डन। मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज इको। साउंड जो है वो कभी कभी एम्प्टी रूम में आपका साउंड आपको मल्टीपल टाइम सुनाई देता है। अगर ये रिफ्लेक्टेड बैक साउंड आप क्लियरली सुन पाते हो तो इसे कहा जाता है इको। इको जनरली केव्स में बन सकता है। इको जनरली हिल स्टेशन पे आप देख सकते हो, ऑडिटोरियम रूम्स में इको बन जाता है। मतलब क्या होगा एग्जैक्टली? मैं अगर अभी मेरी आवाज को प्रोड्यूस करूं, साउंड प्रोड्यूस होने के बाद मेरी ही आवाज मुझे 2 बार 3 बार या मल्टीपल टाइम्स अगर क्लियरली सुनाई देती है, देन वी कैन से इको इज फाउंड। इको फॉर्मेशन के कुछ कंडीशंस हैं। कितना डिस्टेंस होना चाहिए? अगर आप ले लेते हो यहां पर साउंड, सोर्स ऑफ साउंड एंड एक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग बॉडी, इनमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए, है ना? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इको फॉर्मेशन कब होगा। अभी अगर आप देखो तो मेरी आवाज इको नहीं हो रही है, यहां पर इको नहीं बन रहा है। इको मतलब आपकी यहां पर आवाज आपको वापस सुनाई देगी। जैसे कि यहां पर देखिए, आपने साउंड प्रोड्यूस किया, ये साउंड वेव ट्रैवल कर रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, और एक ऑब्जेक्ट पे ये स्ट्राइक होती है। स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी। ओरिजिनल वेव जाती है, ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होगी, ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। अगर ये रिफ्लेक्टेड बैक साउंड आपको क्लियरली सुनाई दिए, आपका ओरिजिनल साउंड खत्म होने के बाद आपको अगर रिफ्लेक्टेड बैक साउंड वापस सुनाई देती है और वो क्लियरली सुनाई देती है, तो हम कहेंगे कि इको बन गया। तो इको बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कब इको बनेगा? मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये जो सोर्स है, ये जो रिफ्लेक्टिंग बॉडी है, इनमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए? तो यहां पर डिस्टेंस होना चाहिए कितना? मिनिमम 17.5 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन। ये जो साउंड इस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगा और वापस रिफ्लेक्ट होके आपके पास आने वाला है, तो ये कितने सेकंड के बाद आना चाहिए? कितने सेकंड के बाद? आफ्टर कितने सेकंड? ये साउंड जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद आगे गया, ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक हुआ और ये रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएगा, तो कितने सेकंड के बाद आना चाहिए? दिस शुड बी कम आफ्टर 0.1 सेकेंड। ये 0.1 सेकेंड के बाद आना चाहिए, तो ही आप इको सुन सकते हो। इसके पहले अगर आ जाता है, हम इको सुन नहीं सकते। हमारा ब्रेन जो है ये 0.1 सेकेंड के बाद वाले साउंड को ही रिकॉग्नाइज कर पाता है। 0.1 सेकेंड से पहले अगर कोई साउंड हमारे पास आ जाए तो वो ब्रेन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। इसे कहा जाता है परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन हियरिंग। ह्यूमन हियरिंग, परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन हियरिंग, ये कितना है? 0.1 सेकेंड का है। तो कोई भी रिफ्लेक्टेड बैक साउंड अगर आपको 0.1 सेकेंड से पहले अगर आ जाता है, तो हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। कितने सेकेंड के बाद आता है वो? 0.1 सेकेंड के बाद, तो ही हम उसे अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। रिफ्लेक्टेड बैक साउंड अगर आपके पास 0.1 सेकेंड के बाद आया, तो ही इको बनने वाला है।
चलते हैं नेक्स्ट। ये जो रिफ्लेक्टिंग बैक या रिफ्लेक्स ऑब्स्टैकल है, रिफ्लेक्टिंग बॉडी जो है, इसकी हाइट भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट जो यहां पर है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी मोर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। क्या लिखोगे फिर? थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, दैट इज हाइट ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी। हाइट ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी, हाइट ऑफ ऑब्स्टैकल लिखो या रिफ्लेक्टिंग बॉडी को कहना आपको हाइट ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी, हाइट ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी should be greater than the wavelength of sound wave। देखो मैंने पूरा नहीं लिखा, लिखो आप लिखना है डिस्टेंस कितना होना चाहिए इको फॉर्मेशन के लिए, सोर्स एंड ऑब्स्टैकल, इसमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17.5 इतना। कितने सेकेंड्स के बाद ये साउंड वापस आना चाहिए? 0.1 सेकेंड के बाद आना चाहिए। कितना हाइट होनी चाहिए रिफ्लेक्टिंग बॉडी की? रिफ्लेक्टिंग बॉडी की हाइट होनी चाहिए मोर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। ओके, लाइक दिस वन। ये सारे कंडीशंस अगर हो जाते हैं प्रॉपरली तो आप कहोगे कि इको फॉर्मेशन होगा, तो आप इको सुन सकते हो। तो साउंड देखो, एक बार जाएगा, ऑब्स्टैकल पे स्ट्राइक होगा, वापस आने वाला है। तो साउंड ने दो डिस्टेंसेस को ट्रैवल कर लिया, मतलब वही डिस्टेंस दो बार ट्रैवल किया। तो यहां पर आप लिखते हो क्या? इको का फॉर्मूला। तो इको का फॉर्मूला क्या बनने वाला है देखना है आपको, तो इंपॉर्टेंट मैं यहां पर लिख सकता हूं। सो वी हैव इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इको का एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, इको वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जनरली वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन यहां पर 2 क्यों लिखा गया? क्योंकि साउंड जो है ना वो दो बार सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने वाला है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2d अपॉन टाइम, लाइक दिस। ये बन गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। इस तरह से आप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नाउ यहां पे हमने जो 3 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज को डिस्कस किया, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज? पहले 3 इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिस्कस किया है। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ साउंड, देन वेवलेंथ ऑफ साउंड, देन वी हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ये तीनों क्वांटिटीज भी एक दूसरे के साथ इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड है। कैसे? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके थ्रू आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व आप कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, देन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, देन इको का फॉर्मूला एंड वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किस तरह से रिलेटेड है वो देखा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। इको हमने देखा वेलोसिटी इज इक्वल टू 2d/t एंड वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ये है 2 मार्क के लिए क्वेश्चन। कैसे आ सकता है? देखो, प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, प्रूव दैट v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो ये रिलेशन अगर आप देखते हो तो ये बहुत आसान है। जनरली जब हम बात कर लेते हैं कैसे कि वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी क्या होती है, ये वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। तो वेवलेंथ को हमने डिनोट किया था लैम्डा इस सिंबल से अपॉन टाइम पीरियड। बच्चों अगर इस टाइम पीरियड को देखते हो आप, तो टाइम पीरियड क्या है आपके पास? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पर, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड क्या है? 1/f। अब इस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये आ गया आपके पास। तो इसे आप प्रूव कर सकते हो। 2 मार्क्स के लिए बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। प्रूव दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो आसान है। क्या है? वेलोसिटी क्या होती है? वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमें पता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी है, तो मैंने वहां पे पुट अप कर दिया। फ्रीक्वेंसी ऊपर शिफ्ट होने के बाद मल्टीप्लिकेशन में चली गई, तो वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी को हो या फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ को हो, वन एज द सेम। सो दिस वाज टुडेस टॉपिक। आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, ये फॉर्मूले समझ में आ चुके हैं। इन फॉर्मूले से आप एक्सरसाइज 7A के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस में हम एक्सरसाइज 7A के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियोस को आप जरूर देखिए, आपको एक्सरसाइज 7A आसान हो जाएगी।
थैंक यू वेरी मच यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करते रहिए।